नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल से होंगे। जैसा कि भारतीय संविधान की वीडियो सीरीज हमारी चल रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीडियो के इस अंक में भारतीय संविधान के स्रोत पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से देश के संविधान से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया है। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम आपके सुझावों के आधार पर बदलाव करते हुए बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो के अंक को। सबसे पहले हम भारत शासन अधिनियम 1935 से जो भी प्रावधान लिए गए हैं, जो भी स्रोत लिए गए हैं भारतीय संविधान में, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के अंकों में भी हमने आपको बताया हुआ था कि भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल या कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों में से अंतिम अधिनियम था, और जो कि सबसे विस्तृत अधिनियम भी माना जाता है। सबसे बड़ा ये अधिनियम रहा था, जिसमें 321 धाराएं थी और साथ ही साथ 10 इसमें अनुसूचियां रही थी। तो 10 अनुसूचियां, 321 धाराएं वाला भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत के संदर्भ में प्रशासन को बेहतर बनाने की दिशा में अंतिम रूप से पारित किया गया अधिनियम रहा था। और इस अधिनियम से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इस अधिनियम से संघीय तंत्र को लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो संघीय तंत्र की बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में मिलती है, जो कि भाग 1 में वर्णित किया गया है। दूसरा जो प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया वह है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल के कार्यकाल की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्य के राज्यपालों के कार्यकाल का वर्णन किया गया है, जो कि भाग 6 में मिलता है। और भाग 6 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक राज्यपाल के कार्यकाल, साथ ही साथ इसके अधिकार क्षेत्र और इसके निर्वाचन पद्धति के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वह अनुच्छेद 156 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। और इसके अलावा भाग 6 के तहत अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162 तक राज्यपाल के संदर्भ में जो भी शक्तियां हैं, जो भी कार्यकाल है, जो भी इसके अधिकार क्षेत्र हैं, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अगला जो प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया वह लिया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और वर्ष 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना 1937 में दिल्ली में की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। और भारत की न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वह भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 के मध्य वर्णित किए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय या भारत की न्यायपालिका का जो वर्णन मिलता है वह भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 के मध्य मिलता है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र, इसमें जो है कि जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में सारे के सारे प्रावधान यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। इन सारे के सारे प्रावधानों, अनुच्छेदों के बारे में आने वाले वीडियो के अंकों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक मोटे तौर पर समझ विकसित करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो
अंतिम रूप या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो प्रावधान या स्रोत जो लिया गया था वह लिया गया था संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना ही भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत से ही होती है और संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित किया गया वह भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 के मध्य वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 के मध्य संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। इसके गठन को लेकर के, इसके सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के सारे के सारे प्रावधान और इसके अधिकार क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से कौन से स्रोत भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से जो प्रमुख रूप से जो स्रोत शामिल किया गया उसमें आता है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके 3 अंग हैं। पहला है आपका राष्ट्रपति, यहाँ पर है। दूसरा है आपका लोकसभा, तीसरा है आपका राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा भारतीय संसद का निर्माण होता है। ये भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग हैं और भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है वह संविधान के भाग 5 के अंतर्गत वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 79 यानी कि 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 1 2 3 तक भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें लोकसभा के बारे में हमें जानकारी राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 से और लोकसभा के बारे में जानकारी अनुच्छेद 81 से मिलती है। तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में मिलता है। और भारतीय जो संसदीय शासन प्रणाली है वह संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 के मध्य वर्णित किया गया है। ठीक है। अगला जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया प्रमुख स्रोत है वह विधि निर्माण की प्रक्रिया है। विधि निर्माण, विधि यानी कि कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे, वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 के मध्य भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी के अंतर्गत संसद के द्वारा विधि निर्माणों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। आने वाले वीडियो के अंकों में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के संविधान से ही विधि का शासन भी हमने लिया है। विधि यानी कि कानून का शासन। ठीक है, कानून का शासन, किस तरह से कानूनों का क्रियान्वयन किया जाएगा और किस तरह से कानूनों का निर्माण किया जाएगा, ये दोनों के दोनों प्रावधान आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से प्रमुख जो स्रोतों में आता है वह आता है एकल नागरिकता का स्रोत या एकल नागरिकता का प्रावधान। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और यह संविधान के भाग 2 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य भारतीय नागरिकता किस तरह से आपको मिलेगी, किस तरह से आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में गाइडलाइन, क्राइटेरिया या प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य, जो कि भाग 2 में वर्णित किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भी लिया गया है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि जिसके द्वारा सरकार के वित्तीय आय व्यय का जो ब्यौरा है उसका परीक्षक किया जाता है, उसका जो है कि कह सकते हैं कि लेखा जोखा यहाँ पर रखा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो सरकार का आय व्यय का ब्यौरा रखने का कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है और इसके पद का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 के मध्य इसके पद और इसके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि संविधान के भाग 5 में वर्णित किया गया है। तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 के मध्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी मिलती है, उसके अधिकार क्षेत्र, उसके सदस्यों के निर्वाचन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से ही एक प्रमुख जो स्रोत लिया गया वह लिया गया है विधायिका
में अध्यक्ष का पद, विधायिका यानी कि संसद और कह सकते हैं कि जो आपकी राज्यों की विधान परिषदें हैं या विधानसभाएं हैं, वहाँ पर जो अध्यक्ष होगा, और यहाँ पर मुख्य रूप से जो विधायिका होगी वो आपकी भारतीय संसद यहाँ पर होगी, और लोकसभा इसमें प्रमुख रूप से शामिल की जा सकती है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है वह अनुच्छेद 93 में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि विधायिका के अध्यक्ष का पद वर्णित किया गया है, जो कि संविधान के भाग 5 के अंतर्गत ही वर्णित किया गया है। संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 93 में लोकसभा या विधायिका के अध्यक्ष का पद वर्णित किया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से स्रोत या कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो प्रमुख रूप से जो प्रावधान लिया गया है, मुख्य रूप से उसमें आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो वर्णित किए गए हैं भारतीय संविधान में, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित किए गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि 6 मूल अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्यायिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह से 6 मूल अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अमेरिका के संविधान से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी ली गई है। न्यायपालिका, जैसा कि हमने आपको बताया, भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में जानकारी मिलती है, और अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक न्यायपालिका के बारे में जानकारी हमें मिलती है, जो कि सर्वोच्च न्यायपालिका है। हालांकि राज्यों की अलग से न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है उसका अलग प्रावधान किया गया है। और हाई कोर्ट का जो प्रावधान यहाँ पर किया गया है वह आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जो हाई कोर्ट का उपबंध यहाँ पर किया गया है वह अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 237 के मध्य किया गया है, राज्य की न्यायपालिका का वर्णन। ठीक है। और जो संविधान के भाग 6 में वर्णित किया गया है, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 के मध्य राज्य की न्यायपालिका का वर्णन मिलता है। और जो संघीय न्यायपालिका है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, हाई कोर्ट से ऊपर जो एक उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहा जाता है, उसका वर्णन हमने आपको बताया भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक मिलता है। ठीक है। अमेरिका के संविधान से ही न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय यहाँ पर दिया जाता है और बाद में सर्वोच्च न्यायालय को यह महसूस होता है कि उसके द्वारा जो दिया गया निर्णय है वो गलत है, वह जो है कि कह सकते हैं कि जिसके विरुद्ध ही वो निर्णय दिया गया है उसके हित में नहीं है, उसके द्वारा गलत निर्णय यहाँ पर दिया गया है, तथ्यों को सही ढंग से नहीं पेश किया गया है, तो वह अपने निर्णय को बदल सकता है, अपने निर्णय को दोबारा से सुना सकता है। तो वही न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। हालांकि यह न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हाई कोर्ट पर नहीं लागू होता है। जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति यहाँ पर दी गई है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला जो प्रावधान लिया गया है या स्रोत जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, वह उपराष्ट्रपति का पद जो है उसको उस पर महाभियोग यानी कि उपराष्ट्रपति को किस तरह से उसके पद से हटाया जा सकता है उसके बारे में प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। हालांकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान लाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग तो नहीं कहेंगे इसको, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। 2/3 बहुमत से जो है कि विधेयक पास होने के बाद उपराष्ट्रपति को
अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ठीक है, इसके बारे में आने वाले वीडियो के अंकों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह से ये प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से ही उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पदों से हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी जो जानकारी मिलती है या जो प्रावधान लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रावधान यहाँ पर वर्णित किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पर उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकार ये प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से कौन से स्रोत लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रमुख रूप से जो स्रोत लिया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो कार्य है या कह सकते हैं कि जो इसकी खासियत है वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य का पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बनने का ये कार्य करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में उसके राज्य के पथ प्रदर्शक की यह भूमिका निभाता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के मध्य वर्णित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि राज्य के कल्याणकारी राज्य के क्रियान्वयन के लिए उसका पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक का कार्य करता है। आयरलैंड के संविधान से ही राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ली गई है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 54 में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत भाग 5 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ही राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यानी कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यता होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, वो सारे के सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं और जो कि अनुच्छेद 84 के अंतर्गत किए गए हैं। तो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसद या राज्यसभा के सदस्यों की अहर्यताएं को बताता है कि किस तरह से क्या क्या योग्यता होने पर जो है कि राज्यसभा के लिए कोई भी सदस्य नामांकन दर्ज कर सकता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया प्रावधान है। ठीक है, अगला जो प्रावधान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कनाडा के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं, जो स्रोत कनाडा के संविधान से लिए गए हैं उसको लेकर के। कनाडा के संविधान से प्रमुख रूप से जो प्रावधान लिया गया वो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका भारत जो है कि राज्यों का संघ होगा या भारत एक संघ होगा। तो संघ के बारे में जानकारी भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के मध्य वर्णित किया गया है कि भारत एक संघ होगा और राज्य जो हैं वो सारे के सारे भारत संघ में शामिल होंगे। किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। और सशक्त केंद्र की बात वहाँ पर होती है जब प्रशासन विफल हो जाता है, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस दौरान सारी की सारी शक्ति केंद्र में आ जाती है। तो ये सारा का सारा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि संवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है। ठीक है, 3 तरह की सूचियों में यहाँ पर अधिकारों नियम कानून बनाने के अधिकार यहाँ क्षेत्र यहाँ पर विभाजित किए गए हैं या अधिकार दिए गए हैं। संघ में जो है कि संघ बनाएगा, राज्य में जो है कि राज्य बनाएगा, समवर्ती में यहाँ पर राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। इसमें भी बदलाव होते रहता है। जो एक मोटा मोटा अंदाज के तौर पर कह सकते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत जो है कि 98 विषय शामिल किए गए हैं और यहाँ पर 62 विषय राज्य के अंतर्गत और 51 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो 51 विषय समवर्ती सूची में हैं, राज्य सूची में 62 विषय हैं और 98 विषय आपके संघ सूची के अंतर्गत हैं। और इसके अलावा इन सूचियों में के अलावा अगर कोई अन्य क्षेत्रों में कानून बनाने को लेकर के जो भी चीज़ें बच जाती हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, तो वो सारी की सारी केंद्र में निहित हैं, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया प्रावधान है या स्रोत है।
इसके अलावा कनाडा के संविधान से केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र के द्वारा की जाती है। और केंद्र का एक प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल राज्यों के प्रशासन को क्रियान्वित करने के लिए। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है, जो कि 155 के अंतर्गत है। ठीक है, 155 के अंतर्गत भाग 5 में ये वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत भाग 5 में केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर के प्रावधान किया गया है, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा भी उच्चतम न्यायालय से किसी भी मामले में परामर्श लिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति का एक संवैधानिक अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में, किसी भी संदर्भ में परामर्श ले सकता है किसी भी निर्णय को लेने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से उच्चतम न्यायालय से भी जो है कि किसी भी तरह का परामर्श लिया जाता है किसी भी क्षेत्र में न्याय निर्णय के लिए। ठीक है, अगर राज्य और केंद्र के मध्य किसी भी चीज़ को लेकर विवाद होता है या राज्यों के मध्य विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श के माध्यम से उस चीज़ को सुलझाया जाता है। ठीक है, जो कि कनाडा के संविधान से ही लिया गया है इस तरह का न्याय निर्णय। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए स्रोतों की बात करें तो संवर्ती सूची लिया गया है। संवर्ती सूची में वर्तमान में हम देखते हैं कि 51 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। संवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। और संवर्ती सूची के अंतर्गत अगर राज्य और केंद्र के मध्य अगर किसी भी चीज़ को लेकर के विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार यानी कि संघ के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसी को मान्यता यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही व्यापार वाणिज्य में समागम की स्वतंत्रता यानी कि भारत के द्वारा स्वयं अपनी व्यापार वाणिज्य पॉलिसी, जो विदेशों से व्यापार किया जाता है या वाणिज्य के क्षेत्र में किस तरह से जो भी प्रावधान किए जाएंगे उसका भी जो ब्यौरा लिया गया है, जो प्रावधान लिया गया है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के मध्य जो है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 के मध्य संविधान के भाग 13 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है उसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भी प्रावधान लिया गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष ही। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके द्वारा संयुक्त संसद के बैठक संयुक्त संसदीय बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। हालांकि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसको बुलाने का जो अधिकार होगा वो राष्ट्रपति को होगा, और अनुच्छेद 108 में इसको वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, जो कि भाग 5 में ही वर्णित है। अगली जो बात करते हैं, जर्मनी के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया? जर्मनी के संविधान से अगर हम बात करते हैं तो आपातकाल का उपबंध लिया गया है, और भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक आपातकाल के उपबंध यहाँ पर बताए गए हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के मध्य जर्मनी से के संविधान से लिया गया आपातकाल का उपबंध यहाँ पर वर्णित किया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद
56 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के बाद आपातकाल, और अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाने पर, वित्तीय स्थिति में जो है कि किसी भी तरह की उठापटक आने के चलते वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, या राष्ट्रपति की सहमति इसमें होनी जरूरी होती है। ठीक है, और ये जो है कि 6 माह के लिए संसद में जो है कि बहुमत के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इन आपातकालों को। ठीक है, आगे इन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो के अंकों में। सोवियत संघ के संविधान से अगर हम बात करते हैं, यानी कि जिसको रूस कहा जाता है वर्तमान में, तो रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से कौन से स्रोत लिए गए हैं? सबसे प्रमुख जो स्रोत लिया गया है या प्रावधान जो यहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है मूल कर्तव्यों का। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के क या ए के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के क या ए के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। मूल कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 के क या ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के क या ए में शामिल किए गए हैं, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर शामिल किए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को यहाँ पर शामिल किया गया है, अनुच्छेद 51 के क या ए के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसके बाद जो सोवियत संघ या रूस से जो लिया गया प्रावधान है, वो है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किसके संविधान से लिया गया है? वह लिया गया सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, ठीक है, यानी कि समान न्याय की जो भावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, वह सोवियत संघ या रूस से ही ली गई है। फ्रांस के संविधान से अगर हम बात करते हैं, तो दो प्रमुख चीजें यहाँ पर से ली गई हैं। एक तो गणतंत्रात्मक देश, यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? भारत एक गणतंत्र राज्य देश होगा, राष्ट्र होगा। कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया है, भारत का गणतंत्रात्मक। ठीक है, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का आदर्श है, वो भी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का आदर्श लिया गया है, और भारत एक गणतंत्र देश होगा या गणतंत्र राष्ट्र होगा। भारत का गणतंत्रात्मकता कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रावधान है वह दक्षिण अमेरिका के संविधान से, जो प्रावधान, माफ कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो प्रावधान लिया गया है, प्रमुख जो प्रावधान यहाँ से है, वह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के जो प्रावधान है, उनमें संशोधन प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है, या यहाँ पर किस तरह से भारतीय जो संविधान है उसमें किस तरह से संशोधन किया जाएगा, नियम कानून किस तरह से बदले जाएंगे, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी हमें मिलती है। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ही राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा, उसके बारे में भी जो प्रावधान जो लिया गया है, जो उपबंध यहाँ पर लिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो कि बहुत ही एक प्रमुख बात यहाँ पर है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा संविधान के संशोधन प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अंतिम जो यहाँ पर स्रोत लिया गया है, वो लिया गया है जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि के द्वारा, यानी कि कानून जब बनाए जाएंगे उसके द्वारा किस तरह से प्रक्रिया, यानी कि किस तरह से कानून बनाने की प्रक्रिया होगी, क्या क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जापान के संविधान से ली गई हैं, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में शामिल की जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, कानून जो
इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ब्रिटेन के संविधान से विधि निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। विधि के निर्माण की यहाँ पर प्रक्रिया है, विधि के निर्माण की प्रक्रिया है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन यहाँ पर है, ठीक है, विधि का शासन। तो विधि का शासन हो गया और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये दो चीज़ें अलग हैं। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये एक अलग चीज़ है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, जबकि विधि का निर्माण किस तरह से किया जाएगा वो ब्रिटेन से, और विधि का शासन किस तरह से होगा वह आपके ब्रिटेन से ही लिया गया है। जो कि तीन ये चीज़ें अलग अलग हैं जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी विदेशों के संविधान से जो भी चीज़ें ली गई थी भारतीय संविधान में, उनको लेकर के। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के संदर्भ में अन्य विषयों के साथ अगले वीडियो के अंक में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने पढ़ाई पर नियमित फोकस बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।